गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद है आपकी सुबह अभी तक खैरियत से गुजर रही होगी। आज बहुत सी अहम और मज़ेदार दिलचस्प खबरें हैं हमारे पास। जी, आपके साथ बात करेंगे हम फिटनेस के टॉपिक पर भी, और साथ ही साथ सेहतमंद किस तरह से रहा जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ चूहों की एंट्री हुई नाज़रीन। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस तो होते ही हैं और ये आम बात है, लेकिन इस बार बड़े ही हैवी किस्म के भारी भरकम चूहों की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने नाक में दम कर रखा है। और इशाल कहा यह जा रहा है कि बिल्लियां भी शायद उन चूहों को काबू करने, उसको पकड़ने के लिए में लाई जाएंगी और उनको कैसे भगाना है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ सियासी तड़का भी लगाएंगे आज के शो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूथ। जी हाँ, कन्वेंशन की यूथ कन्वेंशन हुआ है और उसके अंदर पाकिस्तान की यूथ मौजूद थी, जिससे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, सिपा सालार ने भी खिताब किया। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें पोटेंशियल बहुत है, उसमें टैलेंट की किसी तौर भी कमी नहीं है और उसे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उस पर फोकस किया गया, उस पर जोर दिया गया। सही है। और जैसे हम कहते भी हैं कि जो नौजवान हैं वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आगे चल के इस यूथ ने ही अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। और जिस तरह से कल का यूथ कन्वेंशन था, आर्मी चीफ ने भी जिस तरह से इससे खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे, नौजवानों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो मजबूत होना ज़रूरी है कौम में, हुकूमत में और साथ ही साथ फ़ौज में। इन तीनों का रिश्ता मजबूत होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि वो लोग जो कि डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे, लोगों की यूथ की जहन साजी कर रहे थे, वो आज कहाँ पर हैं? क्योंकि जो अभी तक की काविश है, चाहे वो सिपा सालार की काविश हो या मौजूदा हुकूमत की काविश हो, कोशिश ये की जा रही है हर सतह पे कि इंतशार को और गैर यकीनी की सूरत हाल को, उस असर को ज़ायल किया जा सके। लोगों की जो ख़ासतौर पे यूथ की जहन साजी है, अगर वो सही डायरेक्शन में हो तो उसके फ़वाइद भी बहुत हैं, अगर वो मनफी साइड पे हो तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो उनको मुत्तहना, उन्हें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात की गई। साथ में आर्मी चीफ ने भी ये भी कहा कि अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो मजबूत रिश्ता है, यही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। और इसके अलावा जो बहसीत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है, और साथ में जिसकी हम भी बात कर रहे थे शाल, उसका तस्करा भी उन्होंने किया कि अगर आज़ादी की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास बींगे पाकिस्तानी मौजूद है, अगर उसकी अहमियत आपने जाननी है तो वो मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें, लीबिया के लोगों से पूछें, फ़लस्तीन के लोगों से पूछें, और वो लोग जो कि जिन्हें आज़ादी मैसर नहीं है, वो इसकी सही अहमियत आपको बता सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा क्या है, पहले हम वो सुन लेते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यूथ कन्वेंशन में मौजूद थे, उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और हम यकजान दो कालिब हैं और मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनको अपना किरदार अदा करना होगा, उन्हें आगे आना होगा और हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क को तकसीम करने की नहीं बल्कि यकजहती की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद इस मौके पर वज़ीर आज़म का क्या कहना था वो भी सुनिए। यूथ कन्वेंशन के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है दोनों शख्सियात की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस मामले पर हमारे से बात करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। आपको वेलकम कहेंगे ब्रिगेडियर साहब। एक तो ज़ाहिरी बात है, दोनों शख्सियात, चाहे वो सिपा सालार हो या वज़ीर आज़म हो, यूथ के लिए मैसेजेस थे, और किस किस के लिए क्या क्या पैगाम था उनकी गुफ्तगू में? तो पैगाम यही था कि पूरी कौमी यकजहती चाहिए और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवाम को इतना खुश रखें, उनको जदीद तालीम दें जिससे वो आजकल मॉडर्न जो ज़माना है उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और साथ ही साथ उन्होंने इम्पोर्टेंट बात चीफ आर्मी साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि मुझे नौजवानों की आंखों में जो चमक नज़र आ रही है, दिस सेटिस्फाइज में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत ही सेफ हैंड्स में जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि आज़ादी की नेमत अगर आपने देखनी है और आपने समझनी है तो फिर अब लीबिया, इराक, सीरिया, गाजा में जो जुल्म बर्बरीत हो रही है और कश्मीर में जो इंडिया जुल्म कर रहा है, उसको देखें तो आप खुदा का शुक्र करेंगे कि आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ रहते हैं। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी कहा कि इल्म की बात की कि इल्म जो है ये आपको दूसरों से बेहतर करता है। इफ यू दो लोग बैठे जो एजुकेटेड है वो उससे स्टैंड आउट करेगा, इसी तरह नेशन में जो नेशन एजुकेटेड है वो स्टैंड आउट करेगी और जितनी टेक्नोलॉजी से
फायदा हासिल करेगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने बात की कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि अल्लाह ताला कहता है अगर आप ईमान लाए हो तो फिर मैं आपको आजमाऊंगा नहीं, और उसमें आपने पूरा उतारा है। उन्होंने पुरानी आयत का जिक्र भी किया, फिर उसके अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा उन्होंने, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज जो है और होना बिल्कुल चाहिए हुकूमत में, फौज में और अवाम में, बिकॉज जब तक आप इकट्ठे होकर जल नहीं होंगे हम्म तो आप किसी भी अंदरूनी बैरूनी ठीक दुश्मन है। का मुकाबला नहीं कर हारिस सकते नवाज हैं। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भी कि हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, यही हमारी तरक्की की ज़ामिन भी होगी। हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क जो है वो इंतशार की इसी कैफियत में है, कहीं पर धरना है, कहीं पर कीमतों की कमी पर लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पर किसी किस्म का लड़ाई झगड़े, मतलब ये तमाम जमातें मिलकर सिर्फ इस वक्त खींचातानी कर रही हैं। इसको समझते हैं कि ये यकजहती की ज़रूरत जो है वो किस तरह से पूरी हो पाएगी, किस तरह से इनको एक जान किया जा सकता है? देखिए उसमें बेसिकली आपकी यूथ 65 to 70% है। आपने अपने यूथ को, टैलेंट को यूज करें, बिकॉज आपका ये टैलेंट जो आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा तादाद में बाहर जा रहा है, एंड वी आर वेस्टिंग आवर यूथ एंड टैलेंटेड पीपल। सो आप अगर यहाँ पर खास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपने माइन एंड मिनरल्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रीन पाकिस्तान की बात SIFC में की जाती है। अब जो यंग लोगों को मसरूफ करें, उनको रोजगार दें, और वो बेस्ट ये है कि इंडिया में एक साल में $150 बिलियन जो है उसकी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पैसा कमाते हैं, एंड वी अर्न ओनली $3 बिलियन। सो मेरे ख्याल में इसको जितनी IT यूनिवर्सिटीज बनाए, IT सिटीज बनाए, लोगों को लैपटॉप्स उनके पास होने चाहिए, और घर में बैठ के देखिए आजकल वो जमाना गुजर गया है, ना आपको इंडस्ट्री की जरूरत है, एक लैपटॉप है, एक बच्चा और बच्ची बैठे हैं और वो अपने कंप्यूटर के ऊपर दुनिया का कारोबार कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, अमेज़न लेकिन को देख हारिस लें। नवाज साहब, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ही नौकरियां जो लोगों के पास थी वो भी ख़त्म होती जा रही हैं, बेरोज़गारी इस वक्त जो है वो अरूज पर पहुंच रही है। रोज़गार देने की बजाय हम पहले ही फैक्ट्रियां, सनतें हम बंद कर रहे हैं, तो हम किस तरह से यूथ को रोक पाएंगे अपने मुल्क में? आपने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर चले जाते हैं, हमारे पास यूथ कन्वेंशन में क्या ऐसा प्लान दिया गया है जिसके तहत हम अपनी यूथ को रोक सकते हैं? देखिए ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक डेवलपमेंट फंड्स में 1500 अरब रुपया रखा है, जो आप MNA और MPs को बांटते हैं, और वो जाके अपने डेवलपमेंट करते हैं, साथ साथ वे ऑफ करप्शन ऑल्सो। फिर उसके बाद IPPs को आप 1500 अरब के करीब दे रहे हैं, तो अगर आप एक IPPs को बुलाएं, उनके जो ओनर्स हैं उनको कहीं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम आपको पैसा नहीं दे सकते, आपने बहुत कमा लिया पैसा। तो अगर आप उसमें से 1500 में से मैं कहता हूँ कि आप 700-800 अरब भी बचा लेते हैं, और डेवलपमेंट फंड के 1500 में से 600-700 जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दे दें, 600-700 अरब वो बचा लें। अगर आप 1200-1300 अरब रुपया जो आप हम पैकिंग कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से कि $1 बिलियन जो 300 अरब होता है, कि वो हम उनसे शरायत मानते हैं, अपने घर को सीधा करें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। ये पैसा IT यूनिवर्सिटी में ले जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाएं, ग्रीन पाकिस्तान में लगाएं, मिनरल के एक्सप्लोरेशन में लगाएं। अभी तक अवाम के आपको एजुकेशन लग की रहा हेल्थ के लिए है लगाएं। ब्रिगेडियर साहब कि अभी तक जो डायरेक्शन है, अभी क्योंकि ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ हुकूमत को अपने हुकूमत की कमान संभाले हुए, लेकिन डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव तो है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, लेकिन और क्या कुछ ऐसा है? वही बात कि यूथ जहाँ पे टैलेंट है उसे मज़ीद निखारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है जो अभी तक नहीं हुआ? देखिए सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि दे फॉल प्रे, वो आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा है, यू फॉल प्रे। तो देखें वजह ये है, जब अवाम भूखे होंगे, जब अवाम खुश नहीं होंगे, अवाम के बच्चे उनकी तालीम हासिल नहीं कर सकते, जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल सकती, फिर वो फेक न्यूज़, एनिमी के जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है, इसको वो दे टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर अवाम खुश होंगे, उनका रोजगार चल रहा होगा, इंडस्ट्री चल रही होगी, बिजली सस्ती होगी, डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, इन चीज़ों पे अगर ये पैसा जो डेवलपमेंट ने लिए हैं
तो फिर वो फेक न्यूज़ पे नहीं जाते हैं, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही है। उनकी बिजली सेक्टर होगी तो इंडस्ट्री होगी। तो ये हुकूमत को स्टेप लेने जो नहीं ले रही, क्योंकि हारिस नवाज साहब, जो स्टेप प्रॉब्लम ये लिया है गया है, फायर वॉल लगाई गई है, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, और हम देखें तो इकोनॉमी भी हमारी जो है वो भी इससे नुकसान उठा रही है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जॉब जो है वो दी जाएंगी, उनको मौके फ्राहम किए जाएंगे, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा जब आपने इंटरनेट की स्पीड ख़त्म कर दी या कम कर दी? लोग तो काम कर ही नहीं पा रहे, आईटी इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी? देखें, उसमें बेसिकली सबसे बड़ी हुकूमत की गलती यहीं पर, लेकिन जब आप एक एक्शन ले रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट, आईटी के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनसे कॉन्फ्रेंस करें, उनसे पूछें कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं, इससे आपकी इकोनॉमी को या आपके बिजनेस को कितना नुकसान होगा। क्योंकि जो बच्चे बच्चियां जो पूरा ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, आईटी के लोग काम कर रहे हैं, जो अभी तक एक्सपेक्टेड है कि जी का 50-500 मिलियन डॉलर्स का आपने नुकसान कर लिया है, तो वो फिर लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, देर कोई मुसाफिर। हम फैसले करते हैं, बाद में देखते हैं कि इसके नुकसान होते हैं। बिल्कुल अगर ऐसे आप ये पहले ये स्टेप ले लिए होते तो आई एम श्योर कि आज ये वक्त पाकिस्तान पे अब ये खास आईटी इंडस्ट्री में देखा। ठीक है। हारिस नवाज साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ यूथ कन्वेंशन जैसे इनकाद किए जाते हैं और इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, लेकिन हम यूथ को उस तरह से एंगेज कर नहीं पा रहे। जिस तरह आपके पास भी, आप भी कह रहे हैं कि हमें अपनी यूथ को यहाँ रोकना होगा, यूथ को ऐसे मौके फ्राहम करने होंगे। कहाँ पर नेग्लिजेंस है? किसको किरदार अदा करना होगा? हुकूमती सतह पर तो हम देख रहे हैं कि ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि यूथ यहाँ से भागे। देखें, गवर्नमेंट, अवाम और आप जब जुनेद मिल के जब वोट देते हैं, क्या पर्पज? आपके लोग असेंबली में जाएं, अवामी नुमाइंदे जाएं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें, आपके लिए हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके आईटी के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए मौके हासिल करें। क्या वो काम करते हैं? दिस इज डिफरेंट। आप जो इतना पैसा एमएनएमपीएस को दे रहे हैं, आप आईपीपीएस को इतना पैसा लुटा रहे हैं, जो कि इन 50 साल से कीमत भी पूरी हो गई और वो फिर लूट रहे हैं आपको मिलके, क्योंकि सब कॉमन टैक्स मिलके खा रहे हैं। ये पैसे को डाइवर्ट करें अवाम के लिए। जब अवाम खुश होगी तो हुकूमत भी स्टेबल होगी, इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी, और आपका यूथ जो टैलेंटेड ब्रेन है ये ड्रेन आउट है। बिल्कुल ऐसे है। इस हवाले से भी हारिस नवाज साहब आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने मुल्क में दूसरे ममालिक के बिजनेसमैन को मद्दू कर सकते हैं, या उनको ऐसा कोई प्लान दे सकते हैं कि वो वहाँ से बिज़नेस लेकर हमारे मुल्क में आएँ, और हमारी यूथ को भी ज़ाहिर है तभी जॉब्स मिल सकेंगी, नए मौके मिल सकेंगे, और फिर इकॉनमी जो है हमारी बेहतर हो सकेगी। ऐसा क्या प्लान हुकूमत को देना चाहिए कि आने वाले दिनों में बेहतरी लाई जा सके? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि आपके मुल्क में सिक्योर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स होने चाहिए। आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जो बिजनेसमैन बाहर से आता है उसको ये तसल्ली होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सिक्योर है, यहाँ पर हालात ठीक है, मुझे ओपन अभी मैं जाना चाहूँ, कारोबार कर सकता हूँ, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी यही तो हमारे पर अटैक हुआ है। साइबर वॉरफेयर होती है या आपका जो हाइब्रिड वॉर है, इसके अंदर यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, और उसके लिए वो ये अटैक करते हैं कि वो आपकी इकोनॉमी को मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, जो कि मुल्क में टेररिज्म हो रहा है। आपके सामने चीफ मिनिस्टर आपने जिक्र किया स्पेशली कि पारा चनार में जो हालात हुए हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ के लोग बैठें, जो अपने जरगा में बैठें, मल्क जो है वो बैठें, और अपने जमीनी तनाजात को और दूसरे तनाज़ को ख़त्म करें। केपीके के लोगों ने कितना सफ़र किया टेररिज्म में, जो कितनी शहादत है, फौजी शाना खड़े हैं। ये चीज़ें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पूरी कौम इकट्ठी होगी। आपके सामने जो फौजियाँ पे आप अज़्म इस्तेकाम के लिए जा रहे हैं, तो पीटीए ने कहा जी हम इसको रिक्वेस्ट सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपके सामने एनएनपी ने कहा, फिर उसके बाद ने कहा। जब ये मुल्क इकट्ठा नहीं होगा, दहशतगर्दी नहीं खत्म होगी, तो आपका बिजनेस जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी कौम इस वक्त बटी हुई है, कहीं पर जलसे हो रहे हैं, कहीं पर किसी किस्म की नारकी फैलाई जा रही है। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया साहब के वक्त का। जुनेद, हमने देखा कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं उनको बेहतर होने के लिए बहुत सारे अवामिल जो हैं वो कार फरमाएँ, जो कि होने चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं हमारे साथ।
नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और ये बड़ी हैरानकुन बात है वैसे नाज़रीन कि एक तरफ तनकीद हो रही थी, हम देख रहे थे खींचातानी हो रही थी कि बिजली की कीमतों पे यूनिट में कमी क्यों की गई है, और बल्कि सीएम सिंध की तरफ से तो इसे बेवकूफ़ाना फ़ैसला करार दिया गया था कि पंजाब ने एक सूबे की बिजली को कम कर दिया पूरे पाकिस्तान ने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया है। उन्होंने 2 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में तकरीबन 5 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया बिजली को। और जिस तरह से वो बात तनकीद तो वो ये कह रहे थे कि सुबह पंजाब ने क्यों रिलीफ दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में इसी वजह से उनको प्रॉब्लम थी कि हमने तो बढ़ानी है अभी, तो ये इन्होंने पहले ही कम कर दिया 14 रुपये। अच्छा, मशवरे बड़े अच्छे दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जी अगर ये सारी कंट्रीब्यूशन कर लेते, जहाँ 45 अरब आपने रिलीफ दिया है, सारे सूबों को मिला के 65 अरब बन जाता, तो आप मुस्तकिल 5 रुपये रिलीफ दे देते फी यूनिट के ऊपर, और खुद इन्होंने 5 रुपये 76 पैसे, बल्कि तकरीबन 6 रुपये ही हो गया। तो ये वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। मुसलसल 15 साल से सिंध के ऊपर बराजमान है पीपल्स पार्टी, और मजाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम किया हो। बातें की जाती हैं कि जी दूसरे ममालिक से, पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए सिंध में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुनियादी मराकज़ सेहत जो हैं, जो सहूलियात वो फॉल नहीं है, उनका फुकदान सहूलियात नहीं है। हम रोड्स पर देखें तो जगह जगह इतने बड़े खड्डे हैं कि आपको लगता है कि आप डायरेक्ट जो है वो ज़मीन दोस्त हो जाएंगे। इस तरह के खड्डे जो है वो मेरे ख्याल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं मिलती, वैक्सीन नहीं, और दावे देख लिखे मामलात है जो हम कहते हैं कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो पिछले इतने बरसों से पीपल्स पार्टी के पास रही है और वही हुकूमत कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके भी दिखाना चाहिए था ताकि आवाम उनको वोट दे सके। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें बिजली की, तो बिजली के ऊपर मेहमान ले लेते हैं। रहनुमा MKM हैं और मेंबर सूबाई असेंबली हैं ताहा अहमद खान साहब। ताहा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम कोई रोशनी डालें, आप ही बताइए कि एक तरफ तो सिंध हुकूमत तनकीद करती है कि जी बेवकूफ़ाना फ़ैसला किया है पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान का सोचना चाहिए था, 14 रुपये फ़ी यूनिट क्यों कम कर दिया, और दूसरी तरफ अपने अवाम के लिए, अपने सिंध के अवाम के लिए 5 रुपये 76 पैसे मज़ीद इजाफा कर दिया इन्होंने 2 माह के लिए। तो ये अच्छा बदला लिया इन्होंने सिंध के अवाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो 2 महीने का रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, बहरहाल वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन 2 महीने का तो रिलीफ है। आज तो जो हाल यहाँ कराची में हुआ है लोगों का, कि क्या बिजनेसमैन हो, क्या एक आम आदमी हो, देखें समझें, कराची जो है वो 67% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है पूरे पाकिस्तान में, और 97% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है सूबा सिंध में। उसके बावजूद कराची के लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी वसाइल हैं, वो भी मैसर नहीं है। मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था, और ये बार बार क्लेम करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि इलाज कराने के लिए लोग दुनिया भर से सिंध आ रहे हैं। तो मैंने असेंबली में भी कहा था, मैं दोबारा आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि डेटा तो प्रोवाइड करें कि आज तक कितने लोग पाकिस्तान से बाहर से इलाज कराने के लिए सिंध आए, इनके कितने वजीर यहाँ से इलाज कराते हैं, इनके कितने जो है वो लोगों के बच्चे यहाँ से इलाज कराते हैं, कितने MPs यहाँ से इलाज कराते हैं, कितने पार्टी रहनुमा यहाँ से इलाज कराते हैं। और अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है, तो ये अपने जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं, बड़े लेवल के जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं, उनको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस क्यों दे रहे हैं भाई? उनको क्यों महरूम रख रहे हैं दुनिया के बेहतरीन इलाज कराने वाले हेल्थ केयर सिस्टम से, कि उन जो आपके अपने सरकारी अफसरान हैं उनके लिए आप प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन ताज़ा एक चीज का क्रेडिट तो देंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि वो बिला तफरीक सबके साथ एक ही जैसा रवैया रख रहे हैं, सिर्फ कराची के साथ ये महरूमी नहीं है, पूरे सिंध में यही हाल है। मैंने तो ये वाली बात जो है वो सूबाई असेंबली में कही थी कि पीपल्स पार्टी बिला तासुब बिला तफरीक कहीं भी काम नहीं कर रही है। आप कराची से लेके कश्मीर तक जाएं, एक मॉडल यूसी, एक मॉडल जिला, एक मॉडल मोहल्ला, एक मॉडल गली नहीं है। पिछले 15 साल की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट के बावजूद, ताहा साहब, फिर ये मकबूलियत की वजह क्या है? ताहा साहब, काम तो नहीं किया पीपल्स पार्टी ने इतने बरसों से, लेकिन फिर ये इतनी उनकी मकबूलियत जो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो तो फिर इतने वोट कैसे मिल जाते हैं फिर उन्हें? देखिए, मैं इस बात से इसलिए डिसएग्री करूंगा कि वोट उनको मकबूलियत की बेसिस पे नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके की जेरीमेंडरिंग की, प्री पोल रिगिंग की, पोस्ट पोल रिगिंग की, हम सबको पता है। 15 साल से वो लोग सूबे में विराजमान हैं।
22,000 अरब रुपए उन्हें वफाक से पिछले 15 साल में मिले हैं, जिनको उन्होंने अपने शहरों में तो लगाया नहीं, देहातों में तो लगाया नहीं, गांवों में तो लगाया नहीं, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत किया, अपने अफसरान बिठाए और इलेक्शन में उन्होंने अपनी जो जेरीमेंडरिंग की, हल्का बंदियां की। अगर आप बल्दियाती इलेक्शन की मिसाल लें तो एक यूनियन काउंसिल को 30,000 वोटर पर बनाते हैं, दूसरी यूनियन काउंसिल को 90,000 वोटर पर बनाते हैं, जबकि आपका कानून ये कहता है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी तो अभी चाहिए। मुख्तसरन तो इस तरह ताज साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इस बिजली के मामले पर आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे एमक्यूएम की सतह पे? देखिए, एमक्यूएम ने, आपने देखा, हर फोरम पे इस मसले पे आवाज उठाई है, चाहे आईपीपीस का मसला हो, चाहे आवाम को रिलीफ देने का मसला हो। आप बिजली, पानी, गैस, ये जितनी चीजें हैं ये बुनियादी जरूरियात हैं और ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम ये बात समझते हैं और हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे। हर उस मुमकिना फोरम पे जाके एहतजाज करेंगे जिसकी इजाजत हमें पाकिस्तान का आइन और कानून देता है। हम सड़कों पे आएंगे, हम पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात ये बता दूं कि ये क्रेडिट भी एमक्यूएम पाकिस्तान को जाता है कि जब के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यूअल पे जा रहा था तो जो एक क्लॉज होता है ना सोल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिससे उनकी मोनोपोली रहती है, वो हमने खत्म कराया था कि इनके पास सोल राइट नहीं होना चाहिए बिजली देने का। तो हम ये भी अपील करते हैं कि जो बाकी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो आएं और इस बिजनेस में अपना हिस्सा डालें। कंपटीशन होगा तो इनके दिमाग दुरुस्त होंगे। बहुत शुक्रिया। रहनुमा एमक्यूएम ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। और वही बात है कि एहतजाज हर फोरम पे कोशिश भी की जाती है, जो आवाम का दर्द रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं होती। और हैरान कुन बात यह है कि तनकीद की जा रही थी पंजाब पे, खुद रिलीफ तो दूर की बात, उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। और सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो आप अगर पूरे विफाक की पार्टी हैं, अपने आप को पूरे पाकिस्तान का आपको लगता है कि दर्द आप महसूस करते हैं, तो फिर इस तरह के इक़दाम से आपको इज्तनाब बरतनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिस तरह से इस वक्त सिंध हुकूमत ने फ़ैसला लिया है और जिस तरह से सिंध हुकूमत की जो अवाम है वो उनसे इस वक्त नालां नज़र आती है कि हमारी बिजली की कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो कोई अच्छा फ़ैसला कर पाएंगे। इस वक्त हम देखते हैं एक और अहम हैपनिंग होने जा रही है नाज़रीन। आज एक अल्लाह करे कि कोई तकरीबकारी ना हो, कोई खींचातानी ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका ये मुतालबा था कि उन्हें एहतजाज करने का, उन्हें जलसा करने का कम अज़ कम हक़ हासिल है और उसकी इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने तरनोल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख कर दिया है और एलामिया के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में NOC की मनसूखी का ये फैसला किया गया। बिल्कुल जी। इस हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है वो हम जान लेते हैं। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, आप बताइएगा, NOC कैंसिल कर दी गई है, उसके बाद अगला क्या लाहे अमल है? PTI का जलसे की तैयारियां क्या उनकी जानिब से की जा रही हैं? जी देखिए, इस वक्त में हम मौजूद हैं जलसागाह पे मकाम पर, जहां पे PTI की जानिब से बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर की गई थी और कहा गया था कि हम जो है यहाँ पे जलसा करेंगे, लेकिन जैसे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बार बार उनके जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया था। जैसे कि 31 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो कल की डेट में मुअत्तल किया गया है। उसकी वजूहात कुछ इस तरह से बताई हैं कि बांग्लादेश की कुछ टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जमाती इस्लामी जो मजहबी जमातें हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला उनके खिलाफ जो है वो एक्सप्रेस चौक पे जो है एहतजाज करेंगे। इसके अलावा कोई बाकी सिक्योरिटी रीजंस भी बताई गई थी। लेकिन कल मुअत्तल होने के बाद, क्योंकि हम इसी मकाम पे मौजूद थे कल भी, जब नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ तो उस वक्त पे शोएब शाहीन, नईम पंचोता, उसके साथ साथ आमिर मुगल जो है मौके पे मौजूद थे, जिस पे हमने बात भी की उनके साथ। उनका कहना था कि हम हर सूरत में जो है वो जलसा देंगे और इसी मकाम पे देंगे। और इसके अलावा हम क्या आपके पास ऐसी कोई इतला मिली कि जलसा मंसूख करने के बारे में भी PTI क़यादत की तरफ से सोचा जा रहा है, क्योंकि इंतजामिया ने उन्हें अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी?
बिल्कुल देखें, जब ज़िला इंतज़ामिया के जानिब से मअतल हुआ, जो नोटिफिकेशन मअतल हुआ है, उसके बाद जो है जो पीटीआई के सीनियर क़यादत की जानिब से जो है वाज़ेह ऐलान किया गया है कि जलसा जो है हम आज हर सूरत में करेंगे। अच्छा। और 4 बजे के करीब हम अपना जलसा शुरू और करेंगे। ये स्पॉट कौन सा है साकिब, जहां पर आप मौजूद हैं, ये कौन सी जगह है? इसके इतराफ में मुकम्मल तौर पे क्या रास्तों को ब्लॉक किया गया है ताकि शुरका यहाँ ना पहुंच सके? जी देखें, ये वो जगह है, ये तरनोल का वो इलाका है जहाँ पे पीटीआई की जानिब से जो है जलसा होने जा रहा था। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जलसागाह के अतराफ में जो है जो खंदक है वो खोद दी गई है। मतलब यहाँ पे गाड़ी की जो आमदो रफ्त है वो यहाँ से नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ आप देखें, ये जगह भी कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन चूंकि आपको पता है पीटीआई ने बारहा अपना जो है लीगल प्लेटफॉर्म से कहा गया कि हम जलसा करेंगे, ये जगह मुख्तस की गई। ये जगह जो है तरनोल, वो इस्लामाबाद जो रेड जोन है वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। इस तरनोल के मकाम पर जो है मुख्तलिफ रास्ते मिलते हैं, जैसे कि मोटरवे की बात करें, जहाँ से केपीके से जो कारकुनान आएंगे वो इस रास्ते को टच करने के लिए जो है 26 नंबर को टच करेंगे। इसके साथ साथ जीटी रोड का अगर इस्तेमाल करें कारकुनान, तो जीटी रोड से होते हुए हसन अब्दाल और टेक्सला से अभी तक इस मकाम कोई पर स्टेज तैयार हो पाया हो या कोई इंतजामात से मुतल्लिक कोई चीज़ें अभी तक क्या पेशरफ्त है, इससे मुतल्लिक अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। खंदकें खोदी गई हैं और हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कोशिश की जा रही है। कोई एनओसी जारी नहीं किया और साथ में कोशिश की जा रही है कि इस जलसे को होने से रोका जा सके। और इतलात भी हमें ये मौसूल हो रही हैं कि पीटीआई क़यादत की जानिब से हो सकता है कि इस जलसे को मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि एनओसी भी नहीं मिली है, तैयारियां भी उस तरह से नहीं है। और 8 सितंबर की डेट जो वो दोबारा से अनाउंस होने की इतलात मौसूल हो रही हैं कि शायद 8 सितंबर को अब ये जलसा जो है वो उसका इनेकाद किया जाएगा। हतमी ऐलान जब भी होगा उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको ये बता दें कि पीटीआई के रहनुमा सेनेटर हमायूं की तरफ से ये और हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर हमायूं साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो बताइएगा आज के जलसे को लेकर क्या वाकई इस बारे में सोच विचार जारी है कि आज का जलसा ना किया जाए और 8 सितंबर को इसे किया जाए, ताकि ये जो आज रोक टोक है या जो एनओसी जारी नहीं किया इसकी वजह से कोई गिरफ्तारियां ना हो, कोई तसादुम ना हो? का नाबुदो वो का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। एज फार एज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रिजॉल्व है वो ये है कि हम लोगों ने जलसा करना है और उसकी वजह ये है कि हमने पिछले 3 मरतबा से हर दफा एक क्या कह सकते हैं, जो अच्छे रिस्पॉन्सिबल जो पार्टी होती है उसके लिहाज से हमेशा इजाजत ली है और उसके बाद करने की कोशिश की, एज अपोज टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने बगैर इजाजत के कर लिए। अच्छा, टेक्निकली आर्टिकल 15, 16, 17 के तहत इट इज आवर फंडामेंटल राइट कि हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जहां मर्जी इकट्ठे हो जाए, ये हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम एक स्टेप आगे गए, हमने इनसे पूछा, अब इन लोगों की हालत इतनी पतली है, इनके पास अपने 15 बंदे नहीं होते, तो उस वजह से ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले और दुनिया वाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्ट्रेंथ देखें, इसके बावजूद कि इमरान खान को इन लोगों ने पाबंदे सलासल किया हुआ है, उसके बावजूद ये करते। तो इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करके हमें कोशिश नहीं करे। अब हमारे पास एक डायलेमा है, एक चीज हम लोग ये जलसा करें और हम आगे जाएं, जिसकी बेसिस पे मुझे मालूम है कि ये हुकूमत चूंकि इनकी नीयत गंदी है, ये वहां पे डर्टी गेम खेलेंगे जैसे इन्होंने पहले डर्टी खेला। और जिस तरीके से इन लोगों ने ये एक किस्म का 9 मई का जो वाकया हुआ था। अच्छा, एक जो सेनेटर साहब, जो आपके ऊपर एतराज किया जाता है हुकूमत की तरफ से, वो कहते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो इन्होंने यकीन दहानियां माजी में कराई उसे तोड़ा, जिस जगह पे डिसाइड हुआ वहां पे जलसा नहीं किया बल्कि वो अपनी हदूद से आगे बढ़ गए थे। और फिर 9 मई को जो हुआ वो भी सबके सामने है, जलाओ घेराव किया गया और वो सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि इस वजह से हम रिस्क में नहीं डाल सकते इस्लामाबाद के पिंडी के शहरियों को। देखिए इनकी ये जो बने थे ये झूठ पे बने थे। इनकी इस पॉलिटिकल पार्टी की पैदाइश झूठ पर है। जो प्राइम मिनिस्टर जुनेजो साहब है, मियां नवाज शरीफ साहब को करप्शन में निकालना चाहते थे, उस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। अब इन लोगों ने सारा झूठ बोला है। ये जब झूठ बोलते हैं, मैं आपको वजह बताता हूँ। 25 मई 2022 उस वक्त 9 मई को नहीं हुआ था। मुझे
मुझे बात बताया 25 मई को हमने कहा था हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इन लोगों ने जब अनाउंस किया था सबने लॉन्ग मार्च किया, पीटीआई ने इनको रोका नहीं रोका। जब हमने अनाउंस किया, आप 25 मई को छोड़े, इन्होंने 22 मई, 23 मई, 24 मई में हमारे सारे जितने भी कारकुन थे उनको घरों से उठाना शुरू कर दिया। क्या वो चीज सही थी? ये लोग झूठ बोलने के आदि। अच्छा सर, तब ये इल्जामात जो है वो नून लीग की तरफ से लगाए जाते थे कि पकड़ दकड़ हो रही है, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस बार ये इल्जामात आपकी तरफ से हैं। 9 मई का वाक़या भी हमारे सामने है और अगर हम देखें तो दहशतगर्दी के खदशात भी हैं, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो भी जो है वो हकीकत एक तरफ है। फिर आपका जलसे की इजाज़त मिलना और इजाज़त ना मिलना, एनओसी ना मिलना और फिर भी जलसा करना, क्या ये ठीक रहेगा? तसादुम नहीं होगा? देखिए मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्होंने अक्टूबर में किया था, 21 अक्टूबर को पिछले साल एक बंदे को स्पेशल लेकर आए थे, कॉन्विक्ट को लेकर आए थे, उसके लिए पूरी हुकूमती मशीनरी, नादरा वाले सारे एयरपोर्ट चले गए थे। उस वक्त भी तो ये दहशतगर्दी का खतरा था, उस वक्त तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको तो सब कुछ कर रहे थे। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने कब इन लोगों का जलसा नहीं होने दिया? कब इनकी पकड़ दकड़ हुई? कोई एक वाक्य मुझे बता दे, एक जगह की कोई चीज बता दे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो हमेशा क्या, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, उल्टा इनके लिए हम लोगों ने हमेशा बिल्कुल एहतजाज हक है किसी भी सियासी जमात का सेनेटर साहब, लेकिन अभी फिर क्या हिकमत अमली है? क्योंकि हमने अभी रिपोर्टर से पूछा, वो कह रहे हैं खंदक खोद दी गई है तरनोल में जहां पे आपने जलसा करना था, तो कौन लीड कर रहा है, किस तरह से पहुंचेंगे फिर जलसा का? मुझे एक बात बताएं, 25 मई को खंदकें किसने खोदी? इन्होंने खोदी। उन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। ये केपी के सामने खंदक खोद रहे हैं। इन्होंने केपी से जो लीडर थे उनको पाकिस्तान में पंजाब में उनका दाखिला बंद किया है। मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें ये चीज पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसके हाथ में बात है? आप बात पूछ रहे हैं कि इसमें सर, जब 25 मई को जब नून लीग की जानिब से खंदकें खोदी गई थी, उस वक्त आपने क्या किया था? मतलब वो भी थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। और दूसरा, ये क्या सही वक्त है? हमने देखिए एक मिनट है जय, हमने ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हम सबका है। हमने केपी से जो इस्लामाबाद की तरफ जो हमारा था, हमने वो मार्च किया था। अगर उन्होंने लेकिन वो जो गंडापुर साहब की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें मुसल्लह जत्थों का भी जिक्र था और हिदायत भी दी गई थी, इस बार भी हुकूमत का ये कहना है कि खदशात मौजूद हैं, तो इस चीज़ की गारंटी फिर आपकी तरफ से दी जाती है कि कोई तकरीबकारी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ जलाओ घिराव नहीं होगा? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरी दुनिया में अगर आप देख लेना, पूरी दुनिया में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर हुकूमत एक शेल भी ना फेंके, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर एक शेल भी ना फेंके, पुलिस वाला एक भी गलत काम पहले ना करे, इस जलसे से ज्यादा पुरअमन और इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं। लेकिन सर, हुकूमत तो इस वक्त इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए टेस्ट मैच की। गुज़श्ता रोज़ ये मैच शुरू हो चुका है। बांग्लादेश ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और एक बार फिर वही हुआ है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ा गई है। और इस बार भी जो कप्तान हो या फिर बाबर आजम हो, सभी जो है वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। और अभी हमारा पलड़ा भारी है, अभी हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये हालात ऐसे ही हम यही जब मैच शुरू होना था उससे पहले डिस्कशन चल रही थी, तो ये बात बार बार हो रही थी कि होम ग्राउंड का बहुत एज हासिल होगा पाकिस्तानी शाहीनों को और पाकिस्तानी टीम जो है वो खुलकर खेल पाएगी, क्योंकि होम ग्राउंड पे खेलना, अपनी पिच का आपको पता होता है और फिर खिलाड़ी जो हैं वो भी हमारे मजबूत हैं बांग्ला टीम से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आते ही अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, बैटिंग लाइन जिस तरह से उनकी लड़खड़ा रही थी और खिलाड़ी जिस तरह से मुतज़लज़ल नजर आ रहे थे, लगता नहीं था कि वो मैच खेलने के मूड में है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स रिपोर्टर चौधरी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, पूरा एतमाद हमें होना चाहिए था, होम ग्राउंड का एज हमें होना चाहिए था। 13 में से 12 मैच हम जीत चुके हैं टेस्ट मैचेस, लेकिन जो एतमाद दिखाई दिया बांग्लादेश की टीम में, उससे देख के तो ये लग रहा है कि अंडर प्रेशर हम थे, खौफ हमें था। देखिए जी, दोनों टीमें एक लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान टीम ने अपना जो आखिरी टेस्ट मैच है जनवरी में खेला था और जनवरी में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और उसके बाद अब 8 महीने बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। तो इतना लंबा जब गैप पड़ जाता है तो इसको किसी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के जो टीम के खिलाड़ी हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क होगी, क्योंकि के दरमियान में T20 क्रिकेट हुई
उसके दरमियान में वनडे क्रिकेट हुई और किसी तौर पर भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली गई, जिसकी वजह एक बड़ी वजह अगर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का जो 11 रुकनी ऐलान किया गया, अगर सिर्फ उसको देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी अनाउंस किए गए थे और यही टेस्ट स्क्वाड बनता भी था। लेकिन चौधरी अशरफ साहब, ये बगैर स्पिन बॉलर के किस तरह से ये आइडियल टेस्ट स्क्वाड हो गया? ये तो एतराज हो रहा है कि बगैर किसी स्पिन बॉलर के हमें जाना ही नहीं चाहिए था। जुनैद, आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ पर इब्रार अहमद को शामिल किया जाना जरूरी था, लेकिन क्योंकि ये रावलपिंडी की जो विकेट है ये फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा जाए, क्योंकि अब दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी यहीं पर खेला जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के स्पिन बॉलर वो कितने कामयाब होते हैं, और यहाँ पर ये टेस्ट क्रिकेट है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा इन्हिसार सिर्फ बॉलर्स पर है। अगर हम बैटिंग पे उतरते हैं तो बैटिंग में हमारी कोई कारकर्दगी खास नहीं रहेगी, जिस तरह से अभी हमने देखा भी। अगर साइम अयूब और सऊद शकील जो है वो सहारा नहीं देते बैटिंग लाइन को, बैटिंग आके नहीं संभालते, तो मेरे ख्याल में टीम तो गई थी। पहला टेस्ट निकल गया था हाथ से। ऐसे नहीं, ये नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में हर सेशन एक अपनी अहमियत रखता है। हर सेशन में देखें, कल जो पहला सेशन हुआ उसमें पाकिस्तान की 3 विकेटें ऊपर तले गिरी। जब 16 पे 3 आउट हुए तो उसके बाद जो अगला सेशन हुआ तो उसमें दोनों सऊद शकील और साइम अयूब ने 98 रन की पार्टनरशिप कायम की, और उसके बाद आपको बताओ 2 सेशन हुए, 2 सेशन में सिर्फ पाकिस्तान की 1 विकेट गिर चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं कहा। शान मसूद का जो आउट था उस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहे थे, जिस ड्रेसिंग रूम में भी गए तो वो उनको लग रहा था कि जो थर्ड अंपायर का फैसला है वो ठीक नहीं है। देखिए जी, ये कोई भी प्लेयर आउट होना नहीं चाहता और वो अंपायर के फैसले पे नहीं मुतमिन होता, लेकिन क्योंकि ये फैसला दुरुस्त था, इसको उन्होंने कबूल करना चाहिए था, लेकिन अपनी गलतियों पर काबू पाना चाहिए, बजाय कि अंपायर के फैसले पर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बैट के जरिए आपने बताना, साबित करना है कि मैं दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? उनका जो कुछ अरसे से परफॉर्मेंस है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या दीगर मैचेस, दीगर ओपोनेंट के साथ उनकी कारकर्दगी हो, कोई तसल्ली बख्श नहीं रही। गुज़श्ता रोज़ भी खाता खोले बगैर रवाना हो गए। देखिए जुनैद, ये टेस्ट क्रिकेट में वो 6ठी मरतबा खाता खोले बगैर आउट हुए और पाकिस्तान की सरजमीन पर ये पहला मौका है कि वो 0 पर आउट हुए। इससे पहले कभी भी वो पाकिस्तान की सरजमीन में टेस्ट क्रिकेट क्या वजह है? 0। जी जुनैद, चौधरी साहब क्या लग रहा है, दबाव में है, अंडर प्रेशर खेल रहे हैं या वजूहात कुछ और हैं? देखिए जी, आपको पता है कि आपने उसको T20 और वनडे का कप्तान बनाया, अब टेस्ट टीम का कप्तान कुछ और है। तो यहाँ पर एक उनका जो बैटिंग का नंबर है, आप नंबर 4 पर चले गए। ओपन करते थे T20 और वनडे में, और टेस्ट में उनको नंबर 4 पर भेजा गया है। तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन बाबर आजम का शुमार क्योंकि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। अभी जो 2 टेस्ट मैचेस, चौधरी साहब, बांग्ला टीम, 3 इनिंग्स हैं। बांग्ला टीम को किस तरह से देख रहे हैं आप? उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि वो हमें बड़े कॉन्फिडेंट लगे, गो के उनकी तैयारी नहीं थी, जिन हालात से बांग्ला टीम आई थी वो भी कोई साजगार नहीं थे, तो फिर भी उनकी कारकर्दगी कुछ ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर थी पाकिस्तानी टीम से। नहीं, इस तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बारिश हुई थी। जो टेस्ट मैच का पहले रोज का पहला सेशन था वो पूरा बारिश की वजह से, आउटफील्ड गीली होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश टीम के कप्तान का जो फैसला था टॉस जीतकर पहले करने का, वो दुरुस्त फैसला था, ताकि उस जो विकेट में नमी थी उम्मीद उसका करते हैं फायदा फैसला दुरुस्त हो और इसका फायदा पाकिस्तानी टीम को हासिल हो सके। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। आज दूसरा रोज होगा पहले टेस्ट का, देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से कमबैक करती है। अभी तक साइम अयूब और सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है उससे लगता है कि एक अच्छा टोटल देने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हो पाएगी। लेकिन सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, यकीनी तौर पर बाकी टीम जो है वो भी जरूरी है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की उस मुलाकात की जिसमें मेटा का वफ्द आया है उनसे मुलाकात के लिए, और वफ्द की क़यादत मेटा के नायब सदर हैं बराए एशिया पैसिफिक साइमन मिलर कर रहे थे। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह
इस्तेदाद मौजूद है और उन्होंने हिदायत भी की है कि जो मुल्क की तारीख का एक बड़ा बजट भी इसके लिए इशू कर दिया और उन्होंने हिदायत की है कि जो भी मेटा को ऑपरेशंस करने के लिए ज़रूरियात हैं उनकी पूरी की जाएं। ये मनाजिर भी अपने नाज़िन को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि मेटा के वफ़द से मुलाकात ज़रूर कीजिए, उन्हें फैसिलिटेट भी कीजिए, लेकिन कम अज़ कम इंटरनेट को चला दीजिए ताकि जो बुनियादी ज़रूरत है इंटरनेट सार्फिन क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके बगैर मुमकिन नहीं है। आप मसनूई ज़हानत की बात करते हैं, आप ये तमाम जब बातें करते हैं तो मेरे ख्याल में जो बुनियादी ज़रूरत है वो है इंटरनेट। इस वक्त उसकी हम देख रहे हैं कि स्पीड बहुत स्लो है या फिर वो अवेलेबल ही नहीं है। मसाइल का सामना है। हमारे साथ मौजूद है फहद मलिक साहब, डिजिटल एक्सपर्ट हैं और तमगा इम्तियाज़ भी इन्हें हुकूमत की तरफ से इनकी सलाहियतों के एतराफ़ में दिया जा चुका है। आपको वेलकम कहेंगे फहद मलिक साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। मेटा का वफ़द मिलने आया वज़ीर आज़म से और एक बड़ा बजट भी मुख्तस किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए। एक्नॉलेजमेंट और ये मुलाकातें, ये यकीन दहानियाँ, उन्हें फैसिलिटेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी ज़रूरत की चीज़ इंटरनेट ही नहीं होगा तो फिर इस सब का क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान में जनरली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम सब जिनके कंज्यूमर्स हैं, फेसबुक है, मेटा, गूगल है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, या इस किस्म के बाकी जितने फोरम्स हैं, इनके कोई रीजनल ऑफिसेज नहीं है। इंडिया में हर इवन एक्स का भी इंडिया में रीजनल ऑफिसेज हैं और जितना भी MENA रीजन होता है, मतलब जिसमें UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर जो ममालिक हैं, वो सब इस वक्त इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब हमें कोई मसला होता है, कोई हमारा फेसबुक पेज, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, कोई पेज बंद हो जाता है, कोई प्रोफाइल बंद हो जाता है, कोई अकाउंट हैक हो जाता है, तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम सपोर्ट लेते हैं, हम डार्क वेब पे बंदे पकड़ते हैं, हम कोई इंडियन हायर करते हैं, उसको डॉलरों में पैसे देते हैं, वो बैकएंड से हमारा मसला हल करा के देता है। सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल तक रिलेशन है, जिसको एक पब्लिक पॉलिसी का हेड होता है, जो साइमन इस वक्त पाकिस्तान को, एशिया पैसिफिक को डील कर रहे हैं। इनका आना तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। बिल्कुल ऐसे है। और ये पहली दफा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है। ये पिछली भी दौरे हुकूमत में 4-5 दफा पार्टियां आती हैं, वो मिलती हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट इनको ये कन्विंस नहीं कर पाया कि आपको पाकिस्तान में आपका दफ्तर होना चाहिए या आपका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मीडिया चैनल्स को डील करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसको हटा दिया गया बहुत अरसा पहले। गवर्नमेंट को डील करने के लिए एक पाकिस्तानी है, सारिम राशिद साहब, वो काम कर रहे हैं मेटा में। उसके अलावा जो जनरल पब्लिक या इन्फ्लुएंसर्स या ई कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में कोई असिस्टेंस नहीं। फहद साहब, ये तो खुशाइंद आपने कह दिया, खुशाइंद है वफ्द का आना और पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी वफ्द जो मुलाकात के लिए आते रहे हैं और ये मुलाकात यकीनी तौर पर हम आने वाले दिनों में सोच सकते हैं कि अच्छी साबित होगी, कारआमद साबित होगी। लेकिन जो हम बुनियादी ज़रूरत की बात कर रहे हैं ना, इन तमाम चीज़ों से पहले हमारे इंटरनेट की स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट काम करेगा तो ये तमाम ऐप्स भी काम करेंगी ना। जी बिल्कुल, विशाल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम इस आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं कि ये इस वक्त सारी चीजें हो क्यों रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ हमारे रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि एक फायरवॉल की टेस्टिंग की जा रही थी और अभी भी इस्लामाबाद में तो मेरे साथ यही हो रहा है कि पहले डेटा पे तस्वीर या वीडियोस नहीं जा रही थी, अब कई दफा वाईफाई पे उनमें डिस्ट्रप्शंस होती हैं और आपका इंटरनेट नहीं चलता। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपकी जो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री है वो तकरीबन $0.5 बिलियन की है। आप $1 बिलियन आपके बच्चे एक साल में ऑनलाइन कमाते हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। इनको मैं तो इनको जी फ्रीलांसर्स की मैं तो सर इनको सुपरमैन कहता हूँ। ये अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई स्टेट पे बोझ नहीं है, खुद काम करते हैं, बाहर से पैसे कमाते हैं और आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने किया ये, आपने अपने सुपरमैन का गला घोंटा है, उसको आपने मार दिए। अब आप लेकिन फहद साहब ये नुकसान फ्रीलांसर्स का तो है, इस इंडस्ट्री का तो है, लेकिन हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही कि सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत का है। उनके रेवेन्यू में जो इजाफा हो रहा है, जो गैर मुल्की डॉलर आ रहे हैं, करेंसी आ रही है, या जो क्लाइंटेज बढ़ रही है फ्रीलांसर्स की, उन्हें भी फायदा है और सबसे बड़ा नुकसान भी इस सूरत में उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल, और हुकूमत को फायदा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज से पहले भी किसी दौरे हुकूमत में और अभी भी कोई सपोर्ट नहीं दी गई फ्रीलांसर्स को या डिजिटल कम्युनिटीज को या ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनको।
बजाय इसके कि आपकी स्टेट उनको सपोर्ट करती या उनके साथ कोऑपरेट करती या उनको असिस्ट करती, आपने उनका गला घोंटा है और आप ना उनको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। उल्टा आप कह रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड इसलिए स्लो है कि आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मैं इस ये आपको क्या लग रहा है, ये लाइल्मी है या फिर फायरवॉल का नाम लेने से जो है वो अच्छी नहीं है? हाँ, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है, शिजा फातिमा साहिबा हैं, वो नाम लेने से भी कतरा रही थी। इतना खौफ क्यों है? या फिर ये लाइल्मी है, उनको पता ही नहीं कि इसकी वजह क्या है इंटरनेट पे तातुल की? सर देखें, लाइल्मी तो मैं इंटरनेट की तातुल की वजह तो डेफिनेटली हुकूमत में जितने लोग हैं, अता तारड़ साहब भी ढके छुपे लफ्जों में कहते रहे कि फायरवॉल पे कुछ हो रहा है, और बाद में पीटीए ने भी एक क्लैरिफिकेशन निकाली। पता सबको है कि हो क्या रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अवाम के बैकलैश से बचने के लिए अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही। और जो दूसरी स्टेटमेंट थी वीपीएन वाली, वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनको किसी ने मिसगाइड किया, उनकी टीम ने, या कैसे कि मतलब इंटरनेट की स्पीड का वीपीएन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बेसिकली मैं जिस तरह से हुकूमत का एक मौक़िफ़ भी है, हुकूमती मौक़िफ़ सामने आता है कि ये इसलिए फायरवॉल लगाई जा रही है कि उन अकाउंट्स को कंट्रोल किया जा सके, उस डाटा को कंट्रोल किया जा सके जो इंतशार फैलाता है। क्या आप भी डिजिटल एक्सपर्ट हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह से फायरवॉल के थ्रू? देखें, पूरी दुनिया में फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट होती हैं। यूएस में भी है, चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, इवन इंडिया में भी है। सवाल ये है, हम इस चीज के एडवोकेट हैं या नहीं कि फायरवॉल होनी चाहिए या नहीं, लेकिन स्टेट के टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए पेमरा एक इदारा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो चैनल्स को कंट्रोल करती है। डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि स्टेट की जरूरत है कि आप नैरेटिव को कंट्रोल करें, आप अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करें। फायरवॉल्स यही करती हैं कि फायरवॉल बेसिकली डिप्लॉय होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे, यानी आप जब भी कोई डेटा रिक्वेस्ट करते हैं वो पहले जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर वो आगे से डेटा फेच करके आप तक वापस आता है। फायरवॉल लगती है दरमियान में, आप पहले जाते हैं फायरवॉल के पास, फायरवॉल आगे इंटरनेट सर्विस आपको ट्रैक करती है, आपका डेटा लेती है, आप कौन है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डेटा लेके आपको वापस देती है और फिर आप तक वो वापस आता है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि फायरवॉल इंप्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपने क्या फायरवॉल इंप्लीमेंट करने से पहले अपने मुल्क के, आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। आप ठीक कह रहे हैं। साथ में फाज़ जो $300 मिलियन लगभग फायरवॉल पे खर्चा आ रहा है, बेहतर ना होता कि इसके बजाय आप ये जो मुलाकात हुई है मेटा के साथ या गूगल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज बनाने के लिए एफर्ट करें, इस इंडस्ट्री को तकवीत देने के लिए, इसमें रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते तो ज्यादा बेहतर ना होता? सर 100% ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको बताऊं, तकरीबन पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने जो फेसबुक को बिजनेस दिया है वो दैट इज अराउंड 25 करोड़। पिछले 5 जुलाई 2022 से आज तक जो आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं ना, आपको पेड एडवर्टाइजमेंट्स नजर आती हैं, तकरीबन पाकिस्तान से 25 करोड़ रुपए का एड लगा है 2022 से 24 तक, यानी 2 सालों में। ये कुछ भी नहीं है। ये तकरीबन $1 मिलियन बनता है। $1 मिलियन का एड स्पेंड यूएस में बैठा एक बिजनेस महीने का कर रहा होता है। इन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान अगर बिजनेस के लिए वो आना चाहते तो वो जरूर आते, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट बहुत कम है। हम रेवेन्यू दे ही नहीं रहे इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ भी। सो इस केस में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ऑफर करें कोई ऐसी चीज, आप उनको 10 साल के लिए टैक्स एमनेस्टी ऑफर कर दें, आप उनको दफातर की स्पेसेस फ्री में ऑफर कर दें, आप कुछ सॉफ्टवेयर पार्क में उनको वो कर लें। आप कर रहे हैं, आपके साथ बंदे आते हैं, मुलाकात करते हैं, एंड देन दे गो बैक, उसके बाद उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होती। सो इस 30 मिलियन बिलियन जो भी आप नंबर कोट कर रहे थे, इन पैसों से आप उन लोगों को, उन प्लेटफॉर्म्स को एटलीस्ट कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे सकते हैं कि आप आए पाकिस्तान में, आप यहाँ पे ऑफिस लें हमसे, आप रेंट भी ना दें, आपको हम 10 साल के लिए टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस मुल्क में मतलब हम फैसिलिटेट करेंगे तो बिजनेस आएगा, मौके हैं और उनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत शुक्रिया। फहद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ पैसा लगाना काफ़ी नहीं होगा, सही डायरेक्शन में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी होगा, और वो तमाम जो ज़रूरियात हैं इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उस पर इकदाम होने चाहिए और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाता है। मुशावरती टीम जो है वो भी अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है। इनको जो इनको मशवरे इस तरह के देता है उनको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कल वफ्द ने भी
मुलाकात की है, दौरा भी किया है। रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंजूर भट्टो ने वफ्द के हमरा एक न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा किया है। डायरेक्टर पैमरा कासिम अहमद, इंस्पेक्टर आमिर भट्टी और मज़हर हुसैन भी इनका हमरा मौजूद थे। और ये आप मनाज़र देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट एक न्यूज़ फ़हाद हुसैन, एमडी आतिफ अली और डायरेक्टर न्यूज़ राशिद महमूद साहब भी उनके साथ हमरा मौजूद थे, उन्हें दौरा करवा रहे थे एक न्यूज़ का। बिल्कुल। और इस मौके पे मेहमान वफ्द ने एक न्यूज़ के न्यूज़ रूम, स्टूडियोज़ और दीगर शोबों का भी दौरा किया है और तारीफ़ की गई उनकी तरफ से। रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंजूर साहबा भी उन्हें देखा जा सकता है विजुअल्स में। और एक न्यूज़ में जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद ट्रेंड पर अमल किया जा रहा है, उनका ये कहना था। जबकि एक न्यूज़ में अमले की बेहतरीन माहौल को भी उन्होंने सराहा है कि बड़ा साजगार माहौल है और इसी माहौल में एक बेहतरीन जो हक है सहाफ़त का वो अदा किया जा सकता है। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनकी स्किन खूबसूरत रहे, या वो जवान हो जाएं, उनको किस तरह से जवान हो सकती है, किस तरह से स्किन फ्रेश हो सकती है, टाइट हो सकती है, ये सब आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर से प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं। और जिस तरह से प्रोग्राम से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ख़ुद को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है और हमेशा यंग कैसे रहा जा सकता है। ये तमाम ख़वातीन और मर्द की ख्वाहिश होती है। अक्सरियत जो है पाकिस्तान की वो इसी कशमकश में होती है। दो चीज़ें वैसे बड़ी ही ज़्यादा तलाश की जाती हैं उसकी कोशिश, एक तो पतला होने के तरीके, दूसरा खूबसूरत होने के लिए रंग गोरा करने के तरीके। रंग गोरा कैसे हो सकता है, इस पर भी बात होगी, किस तरह से स्किन को फ्रेश रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे सामने। आपका डिपार्टमेंट है तो आप भी आगाज़ कीजिए। टाइट कैसे रख सकते हैं, ये बूटॉक्स, फिलर्स और ये सब जो आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं तो एक अच्छी राय आपको मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, स्टैटिक फिजिशियन डॉक्टर रुबाब जाफरी। वेलकम टू शो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपको पैनल हमारा बताऊं, आपको बहुत तारीफ कर रहा था कि इतनी स्किन ग्लो कर रही है। मैंने कहा जाहिर है स्टैटिक फिजिशियन है, पहले डॉक्टर साहब से उनका राज पूछ लें। ग्लो करेगी कैसे, किस तरह से ग्लो करेगी आपकी स्किन? अच्छा, अब जो स्किन ग्लो है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डाइट क्या है, आपका स्लीप पैटर्न क्या है और आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर का अमल दखल नहीं है, मैं बता रही हूँ उनको कि माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता रही हैं कि नींद अच्छी होनी चाहिए, पैटर्न ठीक होना चाहिए, लाइफस्टाइल स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है और फिर विद एज आप अपने डॉक्टर के साथ जो भी आपको स्किन कंसर्न्स आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि उनको हमेशा यंग नज़र आना है, खूबसूरत नज़र आना है। ये मर्द हो या ख़वातीन हो, ये दोनों ही चाहते हैं कि खूबसूरत नज़र आएँ। किस एज में आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको फिलर्स करवाने हैं, उनको बूटॉक्स करवाने हैं, स्किन टाइट करवानी है, एक थ्रेड के थ्रू स्किन टाइट की जाती है, अपलिफ्ट की जाती है? किस एज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किस एज में ये होना चाहिए? ठीक है, देखिए अंडर 25 एज जब हमारी स्किन यंग होती है, प्लम्प होती है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो फेस कॉम्प्लेक्शन है वो ग्लो कर रहा होता है। एक्ने स्टार्ट हो सकता है जिसका हम अपने डॉक्टर के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 25 एज गुजरती है, हम अपनी मिड 20s या 30s में जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी स्किन ना डल होने लग जाती है, उसके अंदर रिंकल्स आने लग जाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि जैसे हमारी स्किन में जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन में कम हो रहा होता है स्किन की लेयर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेस से ग्लो ख़त्म हो जाता है। आपको फाइन लाइंस जैसी शिकायत हो सकती है या आपको ऐसा लगता है कि फेस से बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो गया, ग्लो ख़त्म हो गया। सो वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट तो यकीनी तौर पे एक स्टेज आ जाती है जब आपकी रूटीन ख़राब हो, आपकी डाइट बैलेंस ना हो या आप गलत क्रीमें या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, वो क्या लाइफस्टाइल है जिससे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही पेश ना आए, नेचुरली आप अपने स्किन में ग्लो और उसे चमकदार बना सकें? इस पे हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, हम ऐसे अपने खाना खाए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स ज़्यादा लें, प्रोटीन्स ज़्यादा, लीन प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे खीरा होता है
उसको हम अपने आइज़ के नीचे हो गया एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो घर में भी मौजूद होती हैं जिससे हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोएं टाइम पे, जो स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, सन ब्लॉक लगाएं, ये चीज़ें जिससे हमें ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप अगर पेशेंट को इस तरह के मशवरे, इस तरह की एडवाइस देंगी तो पेशेंट तो डेफिनेटली नहीं आएगा कि वो घर में ही ट्रीटमेंट अपनी शुरू कर देगा कि हमेशा यंग रहने के लिए घर से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। बट आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनकी स्किन को पहले एनालाइज करती हैं, एनालिसिस उसके ऊपर आपका होता है कि ये हो सकता है, या पेशेंट जो आपको आके कहता है कि मुझे ये कर दें, आप वो कर देती हैं, वो उनको ज़रूरत हो या नहीं हो? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का मिथ्स भी हैं कि डॉक्टर्स जो है वो खुद ब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये होना है, ये नहीं होना है, या पेशेंट खुद से डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्किन कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट हमें खुद ही आके बताएगा ये मैंने कराना है, जो उस पर सूट भी ना कर रहा हो, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट की एज, उसकी विजिबली, उसकी फिजिक और स्किन कंसर्न्स एड्रेस करते हैं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी हम हिस्ट्री लेके फिर उसके जो स्किन कंसर्न्स होते हैं वो हम देख के, पैल्पेट करके स्किन, उसके मुताबिक मार्किंग करके हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितना कॉस्टली है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त करवाना चाह रही होंगी, बहुत सारी ऑडियंस इस वक्त हमारी बैठी होगी जो देख रहे होंगे, कितना कॉस्टली होता है ये? इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्किन पे जाओ, स्किन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जितनी भी हाई क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट के मुताबिक और उसके बजट के मुताबिक हम अकोमोडेट कर लेते हैं पेशेंट। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन और पोर्स अगर आपके ओपन हो गए हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं ख़वातीन यहाँ पाकिस्तान में रंग गोरा करने वाली क्रीमों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उससे एक तो सेंसिटिव भी हो जाती है स्किन और उसके नुकसान साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसे दोबारा से नॉर्मल स्किन बनाने के लिए, बेबी स्किन कैसे बनाया जा सकता है? सेहतमंद स्किन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, जो हमारे पास ख़वातीन काफ़ी आती हैं ओवर द काउंटर क्रीम्स यूज़ करके, बेसिकली उसके अंदर मरकरी और स्टेरॉइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी जल्द उनकी पतली हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो ऐसी स्किन को ट्रीट करने के लिए पहले तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको सब्र की तो बहुत ज़रूरत है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज़ द की। उसके बाद हमारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बस माइक्रो नीडलिंग है जो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, वी हैव एक्सोसोम्स, वी हैव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे ट्रीटमेंट्स अफोर्डेबल हैं? इट इज़ अफोर्डेबल। हम फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको अकोमोडेट कर देते हैं। हमारे वी आर वर्किंग इन एक्सप्रेशन एस्थेटिक्स लाहौर, जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स को केटर करते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, तो उसको हम एक कस्टमाइज पैकेज बना के उनको देते हैं जिससे उनको भी फ़ायदा होता है और ज़्यादा उनको यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि ये एक मिनिमम टाइम के लिए होता है, आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। जिस तरह के एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, आप फिलर्स करवा रहे हैं, आप बूटॉक्स करवा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपको दोबारा से वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसा ही है? ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल जो बॉटॉक्स है, जब हम करते हैं मसल्स को रिलैक्स करते हैं फॉर रिंकल्स जो हमारे फोरहेड पे आते हैं, आइज, अब इसका जो लास्टिंग पीरियड होता है वो 6 मंथ्स से 9 मंथ्स या 3 मंथ्स डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो स्किन है वो किस तरह रिस्पॉन्स करती है। इसी तरह फिलर्स हैं, वो भी 1 ईयर। अगर आप उससे रेडियस पे जाओ, रेडियस भी एक फिलर है, स्कल्पा पे जाओ, तो इन फिलर्स की जो लास्टिंग होती है वो 2 साल होती है। इसी के बाद इसके साथ जैसे पीडियो थ्रेड्स हैं, उसकी लास्टिंग भी 2 साल। अच्छा, वो एक इंजेक्शन भी आया हुआ रंग गोरा करने वाला, क्या वाकई में उसमें कुछ सदाकत भी है या ऐसे ही बस मिथ बना? बेसिकली वी कॉल इट ब्राइटनिंग इंजेक्शंस। और आप वो करते हैं, ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं? वी डू इट, लेकिन उन पेशेंट्स का जिनका कंसर्न हो, जिनके बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन, मतलब अगर एक कोई बिल्कुल ही नीग्रो उसकी स्किन है या बिल्कुल वो ब्लैक स्किन है, उसको इंजेक्शन लगाए वो एकदम से गोरा हो जाएगा, क्या उसका रिएक्शन? नहीं होता। बेसिकली जो हमारा रंग होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा जेनेटिक है ना, हमारा रंग वही रहेगा। लेकिन हाँ, विथ टाइम क्योंकि हमारा फेस डल हो जाता है, उसके ऊपर टैनिंग आ जाती है, तो उसको हम 1 से 2 टोन लाइट कर सकते हैं, बिल्कुल ही हम गोरे, जिस तरह गोरा है। कोई टाइम पीरियड भी होता है, कुछ 6 महीने बाद दोबारा से हाँ जी, उसकी फिर मेंटेनेंस डोजेज होती हैं जो फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ग्लो फेशियल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, पिंक कलर की, मैं अक्सर स्क्रीन पर देखती हूँ, पिंक कलर की बॉटल है और उसका नाम दिया गया है ग्लो फेशियल का या ग्लो किट का, और वो ड्रिप के थ्रू लगाया जाता है। क्या हमारे ब्लड के अंदर इस तरह की चीज़ों का इंजेक्ट किया जाना, ये हमारे लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है? किसी किस्म की कोई डिजीज़ हो सकती है इससे? वी डू IV ब्राइटनिंग ड्रिप्स
इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंसर्न। जिस तरह पिंक बॉटल कर रही हैं, इट कैन बी फुल ऑफ वाइटामिन्स जो कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इट कैन बी फुल ऑफ विटामिन सी, ग्लूटाथायोन विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी एजिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। तो जैसे हमारा पेशेंट हमें जो भी कंसर्न बताता है अपनी स्किन का, हम उसके मुताबिक वो ड्रिप्स लगाते हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं, इट कैन बी हार्मफुल अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसकी डोज सही नहीं है जो कि पेशेंट के वेट के हाइट के मुताबिक होती है। हम उसको डोज एक कस्टमाइज उसको ड्रिप्स बना के देते हैं, और अगर वो बहुत ओवरडोज ले रहा है उन ड्रिप्स की तो इट कैन बी हार्मफुल टू हिज हर और लंग्स और लिवर। बिल्कुल, ये इफेक्ट भी करते हैं। इफेक्ट तो ये जितने भी आप ट्रीटमेंट बता रही हैं, ये वन टाइम ट्रीटमेंट है या आप एक बार करवा लें तो फिर आपको लाइफ टाइम वो करवाने पड़ेंगे, मतलब एक सप्लीमेंट की तरह पे? इस तरह होता है कि जब एक दफ़ा उसका कोर्स कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल 2 मंथ कोर्स है या 3 मंथ कोर्स है या सेशंस है, वो कंप्लीट करते हो, आपको फ़र्क आ गया। बिल्कुल। अब आपने उसकी अगर पोस्ट केयर नहीं करते, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते, अब आप सन एक्सपोजर लेते जाते हो, बाहर जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका स्किन टैनिंग आएगी, पिगमेंटेशन आ सकती है। तो उसके बाद फिर हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप मंथली या ईयरली उसकी एक मेंटेनेंस और बूस्टर डोज लेते जाओ। ठीक है। अच्छा, एंटी एजिंग की बात करते हैं कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्किन, पाकिस्तानी जो स्किन है, हमारी एशियन स्किन है, इसके ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि आता है और बहुत जल्दी एंटी एजिंग शुरू हो जाती है। क्या उसका सन एक्सपोजर रीज़न हो सकती है, हमारी डाइट रीज़न हो सकती है, या फिर स्ट्रेस रीज़न हो सकती है? किस वजह से हम ज़्यादा जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं? जो आपने मेंशन किया डाइट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। बेसिकली हर एक ने एज करना है। एजिंग इज़ द नेचुरल प्रोसेस, हम इसको बिल्कुल रोक नहीं सकते, बट वी कैन एज इन अ हेल्दी वे एंड वी कैन एज ग्रेसफुली। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे जो हमारे स्किन कंसर्न्स आ रहे हैं विथ टाइम हम वो लेते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन जैसे कि आपको अगर आम अल्फाज में देखा जाए, जो हमारी बोन होती है विद एज के साथ वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ऐसे है। उसके ऊपर मसल होता है, वो भी श्रिंक कर जाता है, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है। फिर हमारे फैट पैड्स आते हैं। थोड़ी मैं एनाटमी बता रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एजिंग क्यों होती है और कैसे होती है। तो क्या होता है कि जैसे बोन हमारे अंदर चली जाती है, हमारी स्किन और बोन के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। ऑब्वियसली जब गैप आ जाता है तो स्किन हमारी लटक जाती है। ठीक है। और अब लटकती क्यों है? क्योंकि उसमें से जो प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, वो कम हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली अब इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने वही ट्रीटमेंट्स लेने हैं, वही डाइट लेनी है और वही स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो हमारे कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स को बढ़ाएँ। ठीक है। अगर हम ये ट्रीटमेंट्स नहीं लेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, वो कम होता जाएगा और हम एज से पहले ही ज़्यादा उम्र के दिखने लग जाएंगे। ठीक है। योगा इसमें कितना मददगार साबित हो सकता है एंटी एजिंग में? क्योंकि हम ये बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और इसको स्टडी भी किया, तो थोड़ा सा क्योंकि हर लड़की का ये कंसर्न है, तो योगा करने से आपकी स्किन टाइटन होती है, आपकी बॉडी फिट रहती है। क्या ये करके भी हम यंग रह सकते हैं? अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब हम योगा करते हैं वी टेक डीप ब्रीथ्स, लॉन्ग ब्रीथ्स। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है, हमने मोबाइल पकड़ा होता है और हम अपना स्क्रीन टाइम देख रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि वी डोंट रियलाइज कि वी आर नॉट टेकिंग एनफ ब्रेथ्स, हम इतना सांस नहीं ले रहे होते हैं, जिसे स्क्रीन एपनिया भी इसे कहते हैं। अब ये मेन रीज़न होती है कि हम यानी डीप ब्रीथ्स नहीं ले रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन का सही इनटेक नहीं कर रहे, हर वक्त स्क्रीन के सामने या कोई भी हमारा काम हो हम रियलाइज़ नहीं करते। अब इससे योगा एक्सरसाइज की आपने बात की, तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती है। वी टेक डीप ब्रीथ्स, हम स्ट्रेचेस करते हैं, हम अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं अच्छे वे में, तो इससे ऑब्वियसली स्किन टाइटनिंग जैसे इश्यूज। ठीक हो गया। अच्छा, जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात यंग रहना चाहते हैं, और जैसे जुनैद का भी बहुत कंसर्न है कि वो हमेशा गोरे, खूबसूरत, स्मार्ट नज़र आए, तो मेरे कंधे पे रख के आप चला रही हैं। ठीक है। तो क्या उनको करना चाहिए? रूटीन किस तरह की फॉलो करें कि बस वो घर बैठे यंग रह सकें? और ये भी बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ जाता है, मतलब अगर कोई 50 साल का पेशेंट आपके पास आया तो आप उसको गारंटी देती हैं कि जी आधी उम्र हो जाएगी, या आपको लगता है कि 40 साल दिखेगी उसकी उम्र ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद, अच्छा, ये डिपेंड करता है। जैसे आपने घर में रह के आपने पूछा है, तो उसमें आपका वही डाइट आ जाती है, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है और थोड़ा सा आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। अब ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपने स्किन के प्रोडक्ट्स में कौन सी इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें लेनी है जो कि आपकी एजिंग को प्रिवेंट करेंगी, प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करेंगी।
इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटी का रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि रेटिनॉल एक ऐसा विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो आपका कोलेजन इलास्टिन की को बढ़ाता है। अब घर बैठे आप ये चीज़ यूज़ कर तो सकते हो, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी यूज़ करनी है, उसको कब इस्तेमाल करना है, वो आपका डॉक्टर बताता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम रेटिनॉल ले रहे हैं तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव डेज हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, 2 दिन छोड़ के 1 दफ़ा रात को, और वो 0.2% से स्टार्ट करें। तो ऐसे ही आप मार्केट से अगर स्किन के प्रोडक्ट्स खरीद लें तो वो भी ठीक नहीं है। इसी तरह विटामिन सी है, वो भी एजिंग को प्रिवेंट करता है, वो भी हम मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक इन्फिनिटी ब्रांड है, उसका आप विटामिन रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, और उसकी और भी क्रीम्स है जो कि एजिंग को प्रिवेंट करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुबाब जाफरी हमारे साथ मौजूद थी। और दीगर इश्यूज़ पे नाज़रीन बातों की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आज हमने इशाल एक साथ दो मसले पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत के जो हैं, एक तो रंग गोरा करने का मसला, वो अपने ब्रेक से पहले हल कर दिया, और अब आपका दूसरा मसला भी हल करेंगे कि वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, मोटापे को कम करने के लिए, या वो लोग, वो ख़वातीन, वो मर्द हजरात जो कि जिनके पास ये बहाना होता है कि जी हम जिम नहीं जा सकते, हमें इतना टाइम नहीं मिलता, या जॉब है, या जो भी मसला है, तो उनका मसला भी आज हम हल करने जा रहे हैं। हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं। बिल्कुल जी, स्टूडियो में हमारे साथ सलाफ़े नकवी फिटनेस ट्रेनर हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका सलाफ़े, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक है, और मुंतज़िर हैं कि आप क्या क्या ऐसा बताएंगी कि हम घर बैठे बैठे बस फिट हो जाएं, क्योंकि हम में से जिस तरह से जुनैद ने कहा कि अक्सरियत जो है वो जॉब वाले बंदे हैं, वो नहीं टाइम निकाल पाते हैं, और कुछ लोग आलसी भी हैं। मैं अपने पैनल की अगर बात करूँ तो हमारे पैनल प्रोड्यूसर जो है ना, वो इंतहाई आलसी हैं, उनको सुबह उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक और रीज़न भी है, जिम जाने वाले जो लोग होते हैं उनको एक पार्टनर भी चाहिए होता है, और जब पार्टनर नहीं जाता तो फिर उनका जिम भी चला जाता है, जाना मुश्किल हो जाता है। एक्सरसाइजेस बताइए जो कि जिसमें वेट लॉस भी और घर पे हो जाए, स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो उठना नहीं चाहते। अभी इससे पहले एक चीज़, जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो रेज किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ एक मोटिवेशन, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ भी आएंगे। थोड़ा सा ज़रा वेट लॉस, जाहिर है जब बिजनेस की तरफ चला गया है ना, तो उसके बारे में मिथ्स भी बहुत हैं, और लोगों को डरा भी बहुत दिया गया है। पहली चीज़ तो ये कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आप जहाँ पर भी हैं, आपको जितनी ये मैट की जगह है इतनी ही जगह चाहिए। मैं हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि आपको जिम तोड़ एक्सरसाइजेज नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है, स्पेशली आफ्टर 30 खवातीन के लिए भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। एग्रेसिव एक्सरसाइज आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ आपको ले जाएगी। आपने सिर्फ ये करना है कि अपने आप को 20 से 30 मिनट रोजाना के एक्सरसाइज के लिए देने हैं। ठीक है, फैट लॉस की तरफ आना है, वेट लॉस की तरफ इतना नहीं आपने आना। वेट लॉस आप फाका करेंगे, वाटर वेट उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन फैट जो बीमारी का बायस है उसको आपको मेल्ट करना पड़ता है। लेकिन वो वेट लॉस जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होंगे, उसके और साइड इफेक्ट्स भी होंगे, उसका हेयर लॉस होगा, आपकी स्किन पर वो चीज़ आना शुरू होगी, आप एज जल्दी करना शुरू करेंगे, और मजीद आपको ये स्ट्रेस की तरफ लेकर जाएगा। अभी जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपको बर्न आउट की तरफ लेके जाती है। आपका कॉर्टिसोल लेवल, जिसे हम हार्मोन कहते हैं स्ट्रेस का, वो और ऊपर चला जाएगा, और जिनका कॉर्टिसोल ऊपर होता है उनको बेली फैट आने की शिकायत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, डाइट बहुत सारे लोग करके भी वेट लूज करते हैं या अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो कीटो डाइट कैसी डाइट है? बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, लोग और उससे हेयर लॉस भी होता है क्या? अच्छा, पहली चीज़ तो हेयर लॉस होता है, उसको मेंटेन करने के लोगों ने सप्लीमेंट्स और बहुत तरीके रखे हुए हैं, बट जो ज़्यादातर जो कीटो डाइट है वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए आई थी। अच्छा, अब जब तक आपको डॉक्टर या आपका कोई स्पेशलिस्ट रेकमेंड ना करे, आपने किसी डाइट पर नहीं जाना। डाइट का सिंपल एक जो जिसे कहते हैं गुर है। पेशेंट्स को कीटो डाइट जो है वो कहा जाता है कि वो करें जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वो बीमारी की तरफ चले जाते हैं। जब स्पेशलिस्ट कहते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि हमने चूंकि एक प्लान खरीदा, एक चीज़ ले ली और खुद से करना शुरू हो गए, वो वेट लॉस की बजाय आपको नुकसान देगा। मैं वेट या फैट लॉस उसको मानती हूँ जो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर अच्छा लगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने स्केल पर वजन कम कर लिया और आप बहुत वीक दिख रहे हैं या बीमार दिख रहे हैं, या आपका बीपी लो हो रहा है बार बार, या आपको नींद नहीं आती, या आप बहुत सोना शुरू हो गए हैं। वेट लॉस या फैट लॉस आपको फ्रेश फील कराता है, आप में एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं, आपकी बॉडी दर्द करती है, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। आपने क्या करना है, सबसे आसान चीज़ होती है अर्ली डिनर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 बजे के बाद आपने कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खानी।
अच्छा, वो 22 आवर्स की फास्टिंग है वो भी इफेक्टिव है? अच्छा, 22 आवर्स हो या 18 आवर्स हो या 20 आवर्स हो, आपकी जो भी की एक्सट्रीम डाइट होती है वो कुछ देर के लिए आप कर लें तो आपको रिजल्ट देगी। लॉन्ग टर्म अगर आप उसको चलाएंगे और वो रिकवर भी उतने जल्दी आप हो जाएंगे जितने जल्दी। ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए एक चीज़ की उसको मेंटेन करने के प्लान पे आए। होता ही है कि अगर फैट लॉस आपने 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि आपने वेट 4-5 kg रिड्यूस कर लिया, जो कि शुरू का वेट आराम से चला जाता है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गए, आप उसी तरह खा रहे हैं, आप उसी तरह दोबारा गेन करना एक्सरसाइज नहीं करें, वो बाउंस बैक करेगा बिकॉज वो फैट नहीं है जो गया है। वेट बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, फैट लॉस इरिवर्सिबल होता है। इसीलिए अगर फर्ज किसी वजह से आप 6 माह भी एक्सरसाइज ना कर पाए, आपने फैट लॉस कर लिया है कोई इंजरी या किसी भी वजह से, तो एकदम बाउंस बैक नहीं करेगा। कुछ एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, कुछ ऐसे जो हम घर पे रहते हैं, जिस तरह जिम जाए बिना, हम घर पे छोटा सा मैट लें और बस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर फर्ज मैं लोगों को कहती हूँ, बहुत सारे लोगों के पास एक एक्सक्यूज एक और होता है कि हमारे पास तो मैट ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी कारपेट पे कर लें, कारपेट पे थोड़ा सा खतरनाक इसलिए होता है कि बैक पे आपके इंजरी होना शुरू हो जाएगी। यस, तो वो, लेकिन आप कोई भी नरम चीज लें और आप उसको बिछा सकते हैं, स्टार्ट करें। नंबर 1 एक सेट बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है, चाहे आपको जॉइंट पेन है या आपको अर्थराइटिस है या PCOS का इशू है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ जॉग इन प्लेस स्टार्ट किया, 30 सेकेंड्स ऑन और 10 सेकेंड्स रेस्ट, यानी कि बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वार्म अप करना जरूरी है। दूसरा, योगा भी हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, बगैर वार्म अप के करेंगे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी आपने चीज़ क्या करनी है, मार्च की तरफ आना है। अब इसी एक्सरसाइजेस को आप अगर 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स तक करते रहेंगे, 10 सेकेंड्स का ब्रेक देंगे, उसके बाद जंपिंग जैक्स की जगह आप स्टेप जैक्स करेंगे। दिखने में चीज़ें बहुत आसान लगती है, लेकिन मुसलसल आपने क्या करना है, टाइम बढ़ा लेना है। 30 सेकेंड्स बिगिनर्स के लिए, और इसके अलावा अगर आप 50 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स तक जाते हैं तो एडवांस। अच्छा, ये अभी आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आप ये कर रही हैं, ये स्टेप्स आपकी बॉडी के ऊपर किस जगह की फैट को रिड्यूस करेंगे? ये अब जिस तरह हम बात करते हैं टारगेटेड, इसमें होगा ये फुल बॉडी होगा। टारगेटेड आपको हफ्ते में 1-2 दिन करना चाहिए, क्योंकि टारगेटेड फैट लॉस एक्चुअली कुछ नहीं होता, इसलिए हम उसकी टोनिंग के लिए बताते हैं कि आप टोनिंग करें एक्चुअली बॉडी की। उसमें होगा फुल बॉडी को ज़रूर टारगेट करें। अब हम स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है बिकॉज इसमें बिगेस्ट मसल आपका लेग्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। आपने क्या करना, अगर आपसे ये नहीं हो रहा, आपने किसी चेयर की मदद से या दीवार के साथ, आप दीवार के साथ पे आप बैठ के कर रहे हैं, किस तरह के सामने सहारा लेकर उससे, तो आप आराम से जितना इजीली आप नीचे जा सकते हैं, आपने उसको परफॉर्म किया और स्लोली ऊपर आएंगे। करना ये है कि स्क्वाट या तो रेप्स में कर लें, 14 और 18 रेप्स, या आपने 30 स्क्वाट जो आप कह रही हैं, ये क्या जो सी सेक्शन वाली लेडीज हैं वो भी कर सकती हैं? स्क्वाट जब आपका सी सेक्शन हुआ हो तो 3.5 मंथ्स के बाद आप डॉक्टर से इजाजत लेंगे। पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेस पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन स्क्वाट, क्योंकि ये पूरी बॉडी पे प्रेशर डालता है या आपकी बैली पे? ये पूरी बॉडी पे आपके प्रेशर डालेगा। अगर आपको साथ बाजू भी इन्वॉल्व करने हैं मिसाल के तौर पे, हालांकि ये आपके बेली पर भी काम करेगा, लेकिन आप पंचेज ऐड कर सकते हैं। उसमें आपने पंचेज ऐड कर दिए, या आप हिप स्वर्ल हम जिसको कहते हैं वो ऐड कर दें। अगर क्रंचेस या टारगेटेड एक्सरसाइज आप जिस दिन कर रहे हैं, आपने स्क्वाट किया, आपने यहाँ हाथ रखा, यहाँ क्रंच या बाइसिकल क्रंच हम जिसको कहते हैं वो आपने क्रंच किया। आपके पास एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा भी आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना और बहुत कम भी एक्टिविटी कितने सेट्स करने हैं? अब इसके अंदर ये होगा कि 30 सेकंड से आप स्टार्ट करेंगे और इसे 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे हर एक्सरसाइज को, तो आपके पास एक अच्छा सेट तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथनिंग को भी बढ़ाती है, आपने अपने हाथ बेशक यहाँ पर रख लिए और ट्राई टू टच योर टो। अगर आपसे टो टच नहीं हो रहा तो अगर आप अपनी आपने जिस तरह घुटना बेंड किया हुआ है, बिल्कुल बेंड ही। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया। एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, एक्सरसाइज करते हुए अपने जॉइंट्स को लॉक मत करें, ठीक है, वो डेंजरस होता है। आपने फ्री बिल्कुल रखना है अपने जॉइंट्स को, अपनी नी को, और वहाँ पर आपकी थोड़ी सी जो नी है वो बेंड है। अब वो तमाम लोग जो कहते हैं कि कुछ चीज़ें फिर भी हमने बैठ कर करनी है, क्योंकि शुरू होता है ना, देर लाइक हमें बिठा दो, तो बैठ कर क्या कर सकते हैं, एक योगा की एक्सरसाइज आती है जिसे हम कहते हैं कैट एंड काउ। आपने बिल्कुल इस पोस्चर में गए एंड एक्सेल, इसमें ये करना है कि आपने अपने पेट को स्क्वीज करना है, और कैट इसलिए कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा जब वो एग्रेसिव होती है तो वो इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली योगा नेचर से लिया गया है। सो एक्सेल, बैक को भी इन्वॉल्व किया है, शोल्डर को भी इन्वॉल्व किया है,
एंड इनहेल। और नेक का अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म का आ रहा है, पेन होता है या नेक और बैक का भी हो सकता है, साइन आपकी कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो इस पोस्चर में शुरू में नहीं बैठ सकते। दिखने में आसान लगता है लेकिन क्रॉस लेग्ड बैठना भी मुश्किल है। इसके अलावा आपको करना ये चाहिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पोस्चर हम ये कहते हैं, बिल्कुल आपने उसकी तरफ फ्लटर करना होता है। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा। अब उससे ये होगा कि एक तो आप शार्प होंगे और दूसरा आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, और साथ ही साथ अगर तो फैट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है वही हम बात करें, बेली फैट। बेली फैट, अब अगर आपने टारगेटेड एक्सरसाइजेस भी करनी है, अब दोनों लेग्स के साथ तो टक नहीं हो सकेगा शुरू में, आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट। एक लेग को यहाँ रखा एंड एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। अच्छा, इसके साथ आपने ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि मसल में ऑक्सीजन किस तरह जा रहा है। इनहेल और एक्सेल आपने साथ साथ करते रहना। बिल्कुल, आपने उस पर कॉन्शियसली ध्यान देना है उस चीज़ पे। और जो लोग कहते हैं, नाम बड़ा प्यारा है लव हैंडल्स, लेकिन वो जिनको होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपने हाथ यहाँ रखा एंड साइड टू साइड आप मूव करेंगे। ये आप लव हैंडल के लिए बता रहे हैं, जो साइड फैट होती है। बिल्कुल, ये तो आपको सबसे पहले बैलेंस भी देगा। और जो लोग जाहिर है जिनकी कमर में प्रॉब्लम है और बहुत देर सीधा नहीं बैठ सकते या स्लाउच करके बैठते हैं, उनके पोस्चर के लिए भी। अच्छा, इस्लाफे ये बात ठीक है कि बेली फैट की एक्सरसाइजेज अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो फिर आपने छोड़नी नहीं, वरना उतनी ही तेजी से बेली फैट बढ़ेगा भी सही नहीं। फिर वही बात, बॉडी में फैट है और अगर आप उसको फैट लॉस की तरफ ले जाते हैं तो वो बाउंस बैक उस तरह नहीं करेगा। होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज की, मसल टोन हुआ, उसको आदत हुई, लोग जल्दी चीज छोड़ देते हैं, चाहे वो फुल बॉडी वर्कआउट हो। करना आपने ये कि कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ पेट की वो वजह नहीं होगा, पेट वापस आएगा। आप इंचेस में अपने आप को मेजर कर लें, आपकी बॉडी से बाकी जगह भी फैट आ चुका होगा। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है कि अगर आपको लग रहा है कि जी आपका फैट वापस आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको इंचेस से मेजर करना है। ठीक है, हम लोग स्केल पर मेजर करते हैं। आप वो चीज जरा थोड़ा सा आपको धोखा देती है और वो पुरानी। रिजल्ट कितने अरसे में मिल जाता है? हमने किस तरह से रिजल्ट 3 मंथ्स रियलिस्टिक, 3 मंथ्स लगते हैं आपकी शक्ल पर उस चीज को आने में, आपकी बॉडी पर उस चीज को आने में। सबसे पहले फेस पर फील होता है आपको क्या वेट? डेफिनेटली अगर आपकी टेक्निक ठीक है, अदरवाइज फेस ही होगा। बट पहले मंथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक्सरसाइज में स्किन भी ग्लो करेगी? स्किन ग्लो करेगी, स्पेशली कैट एंड काउ, क्योंकि ये जैसे ही आप नीचे को अपना मुंह करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, एंड दूसरी चीज आपके बाल ज्यादा अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सरसाइज हम उम्मीद करते हैं कि अगर इतने में भी आप हमारे नाज़रीन अमल कर लें तो बहुत ही मुफीद हो सकता है। साथ में फिलहाल एक्सरसाइज तो हो गई, जरा डाइट के बारे में बताइए, डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? डाइट सबसे पहले, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ हमेशा। घर के खाने जो हमारे बड़े खाते हुए आए हैं, मैं उसकी बात करूंगी। क्यों? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गोरा डाइट करेंगे तो आप हेल्दी होंगे। आप देसी घी खाएं, वो मना नहीं है। बात यह है कि किसी भी चीज़ को क्वांटिटी से ज़्यादा खा लें तो आपको प्रॉब्लम करती है। आपने क्या करना है, नाश्ता भरपूर करें उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम एक एनर्जी चाहिए, आप वो स्किप कर देते हैं। डोंट डू दैट। नाश्ता आप हमेशा करें घर से निकलने से पहले या साथ ले लें, लेकिन माइंडफुली उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी चाहिए। और बातें बहुत सी हम करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी है, टाइम शॉर्टेज है। हम यहाँ पर प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया, आपको फिर इंशाल्लाह बुलाएंगे और ज़रूर बहुत सारी चीज़ें अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।